हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का प्यारे बच्चों 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग 35 ऑब्जेक्टिव का एक बार कार से सेट तैयार कर लीजिए। कितने क्वेश्चन आपके 35 ऑब्जेक्टिव जो करवाएंगे उसमें से सही होते हैं, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा आराम से कर लीजिए और जो नहीं पता रहेगा आप लोग स्टार मार्क लिख लीजिएगा ताकि अगले के लिए आप लोग तैयार कर सके। प्यारे बच्चों जैसे अगला बार आएगा तो क्वेश्चन का आप लोग आंसर जाने ऐसा तैयारी कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं और साथ में चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा। और साथ में प्यारे बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपका जुड़ना जरूरी है, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग को इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके जुड़ जाना है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों बेहतर वीडियो की शुरुआत होगा, फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। ये नंबर रहा प्यारे बच्चों, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों देख लीजिए क्वेश्चन आपके समक्ष दिख पा रहा होगा, आप लोग देख पे पा रहे होंगे, बस आंसर देने की आप लोग की देरी है, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि अनुवांशिक कोट में टोटल कितना कोट होता है। देखो अनुवांशिक कोट बड़े अच्छा से पढ़ा चुके हैं, वीवीआई क्वेश्चन है, अनुवांशिक कोट की विशेषता पूछ सकता है बोर्ड में। तो बताओ कि अनुवांशिक कोट में प्यारे बच्चों इसमें कितने कोट होता है। तो देखो अनुवांशिक कोट में टोटल प्यारे बच्चों कोटों की जो संख्या टोटल होता है वो लगभग 64 कोट होता है। कितना होता है? 64 कोट, जिसमें से प्रारंभिक कोडन भी होता है और दोस्तों इसमें समापन कोड भी होता है। तो प्यारे बच्चों ए यू जी जी यू जी क्या चीज होता था? प्रारंभिक कोड होता है। ए यू जे और जे यू जे, ठीक है, ये दोनों प्रारंभिक कोडोन होता है। जे यू जी प्रारंभिक कोडोन है, जिसमें से प्रारंभ कोड करता है। एक समापन कोड होता है। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए समापन कोड कौन कौन है, तीनों का कमेंट कर दीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका अनुवांशिक कोड पूछा जा रहा है। टोटल अनुवांशिक कोड जो होता है 64 कोड होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखना है, ठीक है। और हमारे शरीर में जो आवश्यक अमीनो अम्ल वो 20 प्रकार का अमीनो अम्ल पाया जाता है। हमारे शरीर में अमीनो अम्ल कितना पाया जाता है? तो 20 गो। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा कि हमारे शरीर में कितना अमीनो अम्ल पाया जाता है। तो 20 अमीनो अम्ल पाया जाता है। और अमीनो अम्ल दो प्रकार का होता है, आवश्यक अमीनो अम्ल और अनावश्यक अमीनो अम्ल। केमिस्ट्री में पढ़ना है, बायोलॉजी में पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर है प्यारे बच्चों कि मानव मादा में अंडोत्सर्ग को प्रेरित कौन करता है। देखिए मानव जो मादा होता है इसमें अंडोत्सर्ग को जो प्रेरित करने वाला हार्मोन होता है वो कौन होता है? तो मादा मादा जो मानव मादा होता है उसमें अंडोत्सर्ग को प्रेरित करने वाला ल्यूटिजाइनिंग हार्मोन होता है, जो कि मासिक चक्र को अंजाम देता है, ठीक है। ये मासिक चक्र को बढ़ा देता है। तो कौन होता है? तो ये आपका प्यारे बच्चों एलएच होता है, यानी कि ल्यूटिजाइनिंग हार्मोन, ठीक है। ए ना होता है, एफएसएच नहीं होता है, ठीक है, फॉलिकल नहीं। यहाँ पर आपको याद रखना मानव मादा में जो अंडोत्सर्ग को जो प्रेरित करता है प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा ल्यूटिजाइनिंग हार्मोन होता है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है ये प्यारे बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि भ्रूण कोष की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे हुई। बताओ इतना अच्छा से भ्रूण कोष के बारे में पढ़ा चुके हैं और आपको ये ना पता रहेगा तब तो दिक्कत की बात नहीं, सारा चीज फिगर के साथ करवाए। तो भ्रूण कोष जो है प्यारे बच्चों भ्रूण कोष नहीं है, अरे भ्रूणपोष तो त्रिगुणित होता है जो द्विनिषेचन के परिणाम बनता है। तो यहाँ पर भ्रूणकोष है, ठीक है। भ्रूणकोष की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे होती है? तो भ्रूणकोष जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों इसकी उत्पत्ति जो होती है गुरु बीजाणु से होता है। आप लोग को जो भी क्वेश्चन का आंसर पता रहेगा अच्छा कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलेगा, क्योंकि अगर आप मान लीजिए नहीं भी याद रहता ना मेरे प्यारे बच्चों तो अच्छा तरीका से याद हो जाता है, क्योंकि लिखने से थोड़ा सोचते लिखने के लिए फिर याद हो जाता है, इसलिए बात को ध्यान रखिएगा। भ्रूणकोष की दोस्तों उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे होती है? तो आपको हमेशा याद रखना किससे उत्पत्ति होती है? तो गुरु बीजाणु से उत्पन्न होती है, ठीक है। गुरु बीजाणु मातृकोश के बारे के वगैरह के बारे में बहुत अच्छा से पढ़ा चुके हैं। और नोट्स को रोज रिवीजन करोगे ना तो अच्छा से तैयार रहेगा। रोज रिवीजन कीजिए, कम से कम रिवीजन में कम से कम मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जो भी पढ़ते हैं जैसे फिजिक्स पढ़ते हैं तो रिवीजन में रोज उसमें 2 घंटा प्लस टाइम दीजिए, ठीक है, 2 घंटा प्लस टाइम दीजिए। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो 2 घंटा रोज रिवीजन में टाइम दीजिए जितना पढ़े। बायोलॉजी पढ़ते हैं तो रोज 2 घंटा रिवीजन में टाइम दीजिए, ठीक है। अरे तैयारी हो जाएगा ना इतना बढ़िया कि क्या ही बताएं। शुरू में पूरा मेहनत कर दीजिए, फिर आपको लास्ट में सिर्फ रिवीजन करना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, कुछ नया सीखने की जरूरत है, सारा चीज एकदम याद हो जाएगा, टॉपर बन जाएगा, मेरे बात पर चलेगा सर। अगला देखिए एड्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जांच उपयुक्त होता है? तो इसको प्यार बच्चों बोला जाता है एलाइसा टेस्ट, लेकिन यहाँ पर देखिए ऐसे दे दिया, ठीक है। एलाइसा यहाँ पर देखिए एलाइसा टेस्ट इसको बोला जाता है, इलाइसा,
ठीक है, ELISA, एलाइसा टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को हिंदी में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एड्स के लिए निम्न, एड्स पता है क्या चीज होता है? एड्स जो होता है यौन संचालित रोग होता है। एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया, ये तीनों यौन संचालित रोग होता है, जो यौन संबंध रखने के कारण होता है। और इसको जो जांच किया जाता है पहले बच्चों, वो आपका जो होता है एलाइसा टेस्ट के द्वारा किया जाता है। एलाइसा, ELISA, ठीक है, ये हिंदी में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। PCR तो होगा ही नहीं, ठीक है, वेस्टर्न क्लॉट ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपको याद रखना, एलाइसा टेस्ट के द्वारा एड्स का जांच किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्यारे बच्चों एंजाइम निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम PCR होना चाहिए तकनीक में इस्तेमाल होता है? कौन सा एंजाइम जो है PCR तकनीक में यूज होता है? कौन PCR तकनीक में यूज होता है? मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन का आंसर है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम PCR तकनीक में इस्तेमाल होता है, यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में इस्तेमाल होने वाला एंजाइम कौन है? तो प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि PCR तकनीक में इस्तेमाल होने वाला दोस्तों जो एंजाइम है वो आपका टैग पॉलीमरेज है। कौन है? टैग पॉलीमरेज। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। आपको याद रखना कि PCR टेक्निक में एंजाइम जो प्रयोग होता है वो आपका होता है PCR टेक्निक, सॉरी टैग पॉलीमरेज यूज होता है PCR टेक्निक में। ठीक है, कौन सा एंजाइम? टैग पॉलीमरेज, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, DNA आंग्लो छापन का आधार क्या है? जो DNA आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में भी, लास्ट चैप्टर में पढ़ना है DNA। ठीक है, तो DNA के बारे में लास्ट में 14वां चैप्टर में पढ़ना है। DNA का आंग्लो छापन का आधार क्या है? तो प्यारे बच्चों, इसमें जो इसका DNA आंग्लो छापन का दोस्तों जो आधार है वो आपका प्यारे बच्चों अनुक्रम में बहुरूपता है। अनुक्रम जो होता है उसमें बहुत सारा रूप होगा, यही होता है DNA का दोस्तों आधार। ऑप्शन नंबर थोड़ा आपको ध्यान रखना है, बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है। ऊर्जा का हस्तांतरण एक पोषित स्तर से दूसरे पोषित स्तर में कितना % होता है? ये आपको मैंने करवाया था, ऊर्जा का 10% का नियम, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, तो ऊर्जा का हस्तांतरण एक पोषित स्तर से दूसरे में कितना % का होता है? तो ये 10% का होता है। ये मोस्ट VVI क्वेश्चन 2 नंबर में भी लिखवाए हैं। ये बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ऊर्जा का हस्तांतरण एक पोषित स्तर से दूसरा पोषित स्तर में मात्र 10% का होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको 2 नंबर में भी करवाए हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जीवाणु एवं कवक क्या है? प्यारे बच्चों, जीवाणु और दोस्तों जो कवक है वो क्या चीज है? बोला जा रहा है कि व्हाट आर द बैक्टीरिया एंड फंगी। बताओ, बैक्टीरिया एंड फंगी जो है जीवाणु एवं कवक जो होता है वो क्या होते हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जीवाणु और कवक होते क्या चीज है? उपभोक्ता नहीं, उपभोक्ता नहीं है। द्वितीयक उपभोक्ता तो ये भी नहीं है। ये प्यारे बच्चों जीवाणु और कवक जो होते हैं ये प्यारे बच्चों आपका अपघातक होते हैं। क्या चीज होते हैं? अपघातक, जो हरे हरे होते हैं उसी को कहा अपघातक कहते हैं। ठीक है, ये सब आसान चीजें आपको याद रखना। जीवाणु एवं कवक दोनों क्या चीज है? आपको याद रखना अपघातक है। देखो, मिथोनेजेंस, गोबर गैस के बारे में आप लोग सुने होंगे। ठीक है, तो मिथोनेजेंस इनमें से किस क्या उत्पादित नहीं करता है? देखो, मिथोनोजेंस जो है प्यारे बच्चों मिथेन को उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को उत्पन्न कर सकता है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2O को उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, लेकिन कभी भी ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं कर सकता है। ऑक्सीजन उत्पन्न करने के लिए आपको पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। आप लोग CO2 छोड़ेंगे तो CO2 पेड़ लेगा और O2 निकालेगा। मतलब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड प्यारे बच्चों छोड़ते हैं ना, तो ऑक्सीजन से सांस लिए तो कार्बन डाइ हम लोग ऑक्सीजन लिए ऐसे छोड़े तो ये CO2 छोड़ दिए, यानी कि ऑक्सीजन ले रहे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। पेड़ उल्टा इसका काम कर रहा है, वो CO2 लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, तभी ना प्यार बच्चों। तो ऑक्सीजन यहाँ पर क्या करेगा? इसमें मिथोनेजेंस में तो ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं करता। ऑक्सीजन का उत्पादन सिर्फ पेड़ पौधे ही कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर बी नंबर होगा, इसीलिए तो पेड़ पौधे लगाने के बाद कहा जाता है। राइट आंसर बी नंबर। अगला देखिए, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन फिक्सर है? नाइट्रोजन फिक्सर का मतलब होता है नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देता है। कौन है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो एलोथ्रिक्स नहीं, पैरामीशियम नहीं, हाँ एना वेना तथा नॉन स्टोके जो साइनोबैक्टीरिया मेरे पर बच्चों, इसका काम जो होता है नाइट्रोजन फिक्सर को, ये नाइट्रोजन फिक्सर का काम ही करता है। कौन? एना वेना नॉन स्टोक। ठीक है, ये दोनों क्या चीज है? नाइट्रोजन फिक्सर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन फिक्सर है। ध्यान रखना। देखो, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो मेरा, जैसे कि देखिए हम आपको डाउन सिंड्रोम मोस्ट VVI करवाए हैं, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइफिल्टर सिंड्रोम, ये सब 5वां चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 5वां चैप्टर से बड़े ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है।
ये सब पढ़ाए जो अच्छा तरीका से रिविजन कर लीजिएगा, क्वेश्चन छूटेगा ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना छूटे। तो देखो यहाँ पर 2n+1 की स्थिति और 2n+2 की स्थिति को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा प्यारे बच्चों, तो इसको हम लोग बोलते हैं आशुगुणिता, ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, आशुगुणिता बोलते हैं, क्योंकि इसमें आप लोग देखिएगा गुणसूत्र 47 हो जाएगा लगभग, ठीक है, इसमें कितना हो जाएगा 48 लगभग हो जाएगा 2n+2, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे आशुगुणिता, ऑप्शन ए। अगला देखिएगा, डीएनए पर पैराबैंगनी किरणों का असर से क्या प्रभाव पड़ता है, देखो ऐसे तो आप लोग देखिएगा तो कहीं कहीं हिसाब दे देता है कि दोस्तों यहाँ पर डीएनए पर पैराबैंगनी किरण के अल्ट्रावायलेट रे, जो पैराबैंगनी को क्या बोला जाता है, अल्ट्रावायलेट रे, अवरक्त किरण। अब यहाँ पर डीएनए पर पैराबैंगनी किरणों का असर पड़ता है प्यारे बच्चों, तो क्या होता है, डायमंड थैमर बनता है, लेकिन कहीं कहीं देखिए तो यहाँ पर छोरे का विलोपन भी हो जाता है, कौन जोड़े, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन का जोड़े जुड़ता भी है। मेरे अकॉर्डिंग एक ही ऑप्शन जो सबसे सटीक है, अगर देखा जाए एक ऑप्शन को चूज किया जाए तो डायमंड थाइमर बनता है प्यारे बच्चों, थाइमिन डाइमर, किसमें, डीएनए में, क्योंकि डीएनए में थाइमिन तो बनता है, आप लोग जानते हैं पैराबैंगनी किरणों का प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ थाइमिन डाइमर बनता है, ठीक है, तो राइट आंसर अभी लेके चलो सी नंबर है, ऑप्शन डी नहीं। अगला देखो, मनुष्य में लिंग निर्धारण कौन करता है, बताओ, पुरुषों में दोस्तों देखें यहाँ पर आप लोग ध्यान बस इतना याद रखो, इतना सोचने वाली बात है, स्त्रियों में गुणसूत्र क्या चीज होता है, एक सेक्स होता है इसका, अच्छा इसके पास एक सेक्स जोड़ी है, और पुरुषों के पास क्या होता है, एक्स वाई होता है, तो आप लोग सोचो थोड़ा, ये पुरुष का एक्स और महिला का एक्स मिलेगा तो आपको पता चल गया कि स्त्री जन्म लेगा, लेकिन यहाँ पर प्यारे बच्चों स्त्री के पास दो एक्स और पुरुष के पास बाई है, तो इसमें से लिंग निर्धारण कौन करेगा, सोचने वाली बात है, बाह्य ने करेगा, यानी कि बाह्य गुणसूत्र के द्वारा ही पता चलेगा कि लड़का होगा कि लड़की, तो यहाँ से बाह्य गुणसूत्र ही कारक होता है लिंग निर्धारण में, ठीक है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए, राइट आंसर बी नंबर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन आर्कियोप्टेरिक्स इस काल में पाया जाने वाला एंजाइम है, ठीक है, जुरासिक काल, पर अब बताओ पहले हमको, आर्कियोप्टेरिक्स जो है प्यारे बच्चों किसके बीच की कड़ी है, ये संयोजक कड़ी है, पता है ना, 7वां चैप्टर बढ़िया से पढ़े हैं, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आर्कियोप्टेरिक्स किस काल में पाया जाने वाला जीवाश्म है, ठीक है, बताओ मेरे प्यारे बच्चों किसके काल में पाया गया था, ये बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बता देंगे, ठीक है, तो आप लोग बताइए कि आर्कियोप्टेरिक्स किसके बीच का कार्य है, ये कमेंट कर दीजिए, और जीवाश्म की बात करते हैं जुरासिक काल का है, कौन सा काल, जुरासिक काल का आर्कियोप्टेरिक्स जो है प्यारे बच्चों किस काल का जीवाश्म है, जीवाश्म पक्षी है, तो याद रखना जुरासिक काल, और कमेंट बॉक्स में नहीं कमेंट आया था, समझ लीजिएगा कल क्या हल करने वाले हैं, कमेंट करके बताओ कि आर्कियोप्टेरिक्स किसके बीच के संयोजक कड़ी है, ठीक है, एग्जाम में आएगा। जंतु तथा पौधे के बीच के संयोजक कड़ी को क्या कहते हैं, जंतु और पौधे के बीच की कड़ी को युगलीना कहते हैं, क्या कहते हैं, युगलीना। अब हमको ये बताओ प्यारे बच्चों, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को क्या बोलते हैं, ये भी कमेंट कर दो, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, तो कमेंट कर दो, जंतु और पौधे के बीच की कड़ी को क्या बोलते हैं, युगलीना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, युगलीना बोलते हैं। अब बताओ एनेलिडा किसके बीच की संयोजक कड़ी है, बता दो, बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगला देख लो, जेम्यूल्स किसकी विशेषता है, जेम्यूल्स जो है प्यारे बच्चों स्पंज की विशेषता है, ठीक है, जेम्यूल्स होता है, ये जेम्यूल्स होता है स्पंज में बनता है, स्पंज जो देखते होंगे आप लोग चिपचिपा होता है, इसलिए स्पंज में बनता है। अगला देख लीजिए, 17 नंबर के पौधों में निषेचन के लिए जाल माध्यम आवश्यक है, बताओ, ये एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो याद रहना चाहिए, बहुत बार हम आपको पढ़ाए हैं, तो किसमें जो जाल माध्यम आवश्यक होता है, तो जाल माध्यम मेरे प्यारे बच्चों जो सबसे ज्यादा आवश्यक होता है वो शैवाल में होता है, किसमें होता है, शैवाल में होता है, और किसमें होता है, ब्रायोफाइट में, इस में जाल आवश्यक है, टेरिडोफाइट में भी जाल आवश्यक है, यानी यहाँ पर आप लोग देखिएगा ना तो सभी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जाल माध्यम सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, बिना जाल के यहाँ पर काम नहीं होगा, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि जाल माध्यम सबसे ज्यादा आवश्यक होगा, तो इनमें से सभी ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी सभी में जाल माध्यम आवश्यक है। अगला देख लीजिए, मध्य चक्र नहीं पाया जाता, बताओ मध्य चक्र किसमें नहीं पाया जाता है, प्यारे बच्चों मध्य चक्र नहीं पाया जाता, मनुष्य में कौन सा चक्र पाया जाता है, ऋतुस्राव चक्र पाया जाता है ना, अच्छा मनुष्य में ऋतुस्राव चक्र पाया जाता है, तो किसमें मध्य चक्र नहीं पाया जाएगा, गाय में मध्य चक्र पाया जाएगा, ठीक है, कुत्ता में भी मध्य चक्र पाए, खरगोश में, यानी कि मनुष्य जो है ना इसमें ऋतुस्राव चक्र पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, मनुष्य में ऋतुस्राव चक्र पाया जाता है, बाकी जितने भी यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है सही में मध्य चक्र पाया जाता है, तो कोई दिक्कत, जैसे मध्य चक्र जैसे मासिक चक्र किसमें पाया जाएगा, तो मनुष्य में पाया जाएगा, तो मनुष्य इसका सही जवाब हो जाएगा। सोचने की चीज, इतना आसान क्वेश्चन है कि आप लोग क्या ही समझ सकते हैं।
अगला देखो अंडाणु, देखो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ठीक है, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अंडाणु के कोशिका तल में कौन सी संरचना नहीं पाया जाता? जो अंडाणु का संरचना चित्र हम आपको करवाएं बहुत अच्छा से। तो अंडाणु के संरचना में क्या नहीं पाया जाता? देखो इसमें राइबोसोम भी पाया जाता है, ठीक है, गोल्जी का भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, लेकिन अपवाद में सेंट्रियोसोम भी पाया जाता है। लेकिन ये अपवाद बताते हैं क्या है, जो सेंट्रियोसोम जो होता है ये नहीं पाया जाता किसमें? तो आपको याद रखना अंडाणु में क्या पाया जाता है वो भी बताता हूँ। पहले बात आपको याद रखना, अंडाणु में प्यारे बच्चों राइबोसोम पाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, गोल्जी का भी पाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया ही पाया जाएगा, लेकिन सेंट्रियोसोम तब पाया जाता है जब निषेचन की क्रिया होती है। जब निषेचन का क्रिया हो जाएगा प्यारे बच्चों तब इस पर आएगा क्या चाहिए, अंडाणु पर सेंट्रोसोम आएगा। निषेचन होगा तब, याद रखिएगा, ये पदार्थ कब आता है? निषेचन के बाद आता है, शुक्राणु से, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला देख लीजिए, यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ट्रोपोनेमा पैलिडम, ट्रापोनेमा पैलिडम किस बीमारी का रोगजनक, यानी कि किस बीमारी का रोगजनक पता चलता है ये है, तो इसका मतलब ये बीमारी है। तो ये कौन है बताओ? यहाँ पर दोस्तों ट्रापोनेमा पैलिडम किस बीमारी का रोगजनक, रोग पैदा कौन करता है? तो ये आप लोग का प्यारे बच्चों सिफिलिस होता है कि गोनेरिया, बताओ तो। यहाँ पर सिफिलिस जो होता है पहले बच्चों, यही जो है ना यही रोगजनक है जो सिफिलिस का कारक बनता है। मतलब सिफिलिस अगर है तो इससे पता चलता है अच्छा ये चीज है तब तो सिफिलिस बीमारी है। सिफिलिस क्या चाहिए? तो यौन संचारित रोग है, एड्स में ये यौन संचारित रोग है, और गोनेरिया भी यौन संचारित रोग है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है सिफिलिस यहाँ पर दोस्तों ट्रेपोनेमा तथा प्लेटिनम का रोगजनक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लीजिए, कहा जाता है प्यारे बच्चों कि टेसे लोप निम्नलिखित में से किस आरएनए में पाया जाता है? देखो टीसी लूप जो होता है प्यारे बच्चों किस आरएनए पाया जाता है? तो स्थानांतरण आरएनए यानी कि टीआरएनए, ट्रांसफार्मर आरएनए यानी कि टीआरएनए पाया जाता है। टीसी लूप जो होता है किसमें पाया जाता है? टीआरएनए, मिला हो कहां पर देगा? टीआरएनए, यानी कि ट्रांसफार्मर आरएनए, हिंदी में स्थानांतरण आरएनए, मिला लो। राइबोसोमल आरएनए नहीं, ये आपका एमआरएनए नहीं, संदेशवाहक मैसेंजर आरएनए नहीं, यहाँ पर ट्रांस, हाँ ये वाला हो जाएगा, ठीक है। देखिए ट्रांसफार्मर आरएनए यानी कि ट्रांसफार्मर टीआरएनए इसको शॉर्ट में बोला जाता है। तो टीसी लूप निम्नलिखित में से किसमें किस आरएनए पाया जाता है? तो आपको ध्यान में रखना कि प्यारे बच्चों आपका टीआरएनए में पाया जाता है। टीआरएनए का मतलब होता है ट्रांसफार्मर आरएनए में टीसी लूप पाया जाता है। अगला देख लीजिए, प्रतिलेखन प्रतिलेखन का एक और नाम होता है, क्या नाम होता है पता है? अनुलेखन, ठीक है। तो अनुलेखन क्रिया में किस एंजाइम की आवश्यकता होती है? अनुलेखन क्रिया में प्यार बच्चों किस आरएनए की आवश्यकता होती है? बड़ी आसान क्वेश्चन है, बताओ तो, एकदम आसान क्वेश्चन है प्यार बच्चों, हम उम्मीद करेंगे आपके आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। बता दीजिए किसमें पास जाएगा प्यार बच्चों यहाँ पर आप लोग का प्रतिलेखन में, ठीक है। प्रतिलेखन में जो एंजाइम यूज होता है हमेशा याद रखिएगा, प्रतिलेखन का मतलब ट्रांसक्रिप्शन, देखा हुआ है ऊपर देखिए तो, हाँ। तो ट्रांसक्रिप्शन में प्यारे बच्चों जो यूज होता है इसके अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन जो होता है प्यारे बच्चों इसमें यूज होता है आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं? कमेंट करके बताइए, और बताइए कि आरएनए पॉलीमरेज जो है प्यारे बच्चों किसके लिए है, आपका काम करता है किसके लिए? तो प्रतिलेखन क्रिया के लिए एंजाइम का काम कौन करता है? तो आरएनए पॉलीमरेज, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, एकदम आ जाएगा एग्जाम में, पहले ही बोल दे रहे हैं, क्योंकि प्रतिलेखन क्रिया में किस एंजाइम का आवश्यकता होता है? यानी कि अनुलेख यानी कि ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होती है ना, अनुलेखन के, तो इसमें जो यूज होता है एंजाइम वो कौन एंजाइम होता है? आरएनए पॉलीमरेज यूज होता है। कौन होता है? आरएनए पॉलीमरेज, याद कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर छूट गया तो समझिए हम आपको छोड़ देंगे। अगला देख लीजिए, कीट तथा पक्षियों के अंग किसके उदाहरण है? देखो कीट का देखो सोचने वाली बात है, समझाता समझाता नहीं पाते थे, हम आपको बताते हैं। कीट का पंख, पक्षी का पंख, देखो दोनों का काम है उड़ना, लेकिन संरचना अलग अलग ना है। आप लोग देखो कीट को थोड़ा सा लाभो, कीट देखो, जैसे कीट का मतलब कुछ भी हो गया, मच्छर खच्चर कुछ भी हो जाएगा जो वातावरण में रहता है, ठीक है। कीट लाभो और तुम पक्षी के देखो, कीट का देखोगे पंख और पक्षी का पंख देखो, दोनों का संरचना अलग अलग है ना, लेकिन कार्य दोनों का समान है, यही तो यह समझाता है, इसी को कहा जाता है समृद्धि अंग। तो प्यारे बच्चों यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर आपको मिल जाएगा बी नंबर। अब हमको ये बताओ, हमारा आत और घोड़े का अग्रपात किसका उदाहरण है? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, हमारा हाथ और घोड़े का अग्रपात किसका उदाहरण है? समझाता है कि असमझाता है? कमेंट जरूर करना, ठीक है। यहाँ पर पैकेट तथा पक्षियों के ये पक्का आएगा एग्जाम में, इग्नोर मत कीजिएगा।
ठीक है, एकदम आ जाएगा, ये सब मजाक नहीं कर रहे हैं, मजाक नहीं करते हैं। अगला देखिए, मरुस्थलीय अनुकूलतम का उदाहरण है, मरुस्थल में होने वाले, मरुस्थल के अनुकूल निम्नलिखित में से कौन उदाहरण है? देखो ऊंट कहाँ पाया जाता है? तो मरुस्थल में पाया जाता है। नागफनी, ये भी मरुस्थल में पाया जाता है। अमरबेल, तो ये तो आप लोग को नहीं लगा सकते, ये ए और बी दोनों लगा सकते हैं, क्योंकि ऊंट और नागफनी जो है मरुस्थलीय अनुकूल के अनुसार रहने वाली चीजें हैं, ठीक है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लीजिए, बेसिस वैक्सीन, देखो ये आया था ना क्वेश्चन 6 मई में, एकदम आया था। ठीक है, देखो क्वेश्चन, बेसिस वैक्सीन किस बीमारी के बचाव के लिए दिया जाता है? तो बेसिस जो वैक्सीन है मेरे प्यार बच्चों, किस बीमारी के इलाज में दिया जाता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग यूज करते हैं प्यार बच्चों क्षय रोग में, ठीक है, क्षय रोग बीमारी में, क्षय बीमारी का मतलब फेफड़ा जो होता है वो खराब हो जाता है, ठीक है। टीबी क्षय रोग होता है ना, वही सब होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ध्यान में रखना है, बीसीसी टीका किसके लिए यूज होता है? तो आपको याद रखना है कि क्षय रोग बीमारी के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से रेबीज बीमारी किसका रोग जनक होता है? तो रेबीज बीमारी का रोग जनक जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है, वो आपका प्यारे बच्चों विषाणु होता है, मतलब वायरस होता है। रेबीज नहीं जानता? रेबीज कुत्ता काटता है तो वही भी मायने होता है, रेबीज उसको नहीं कहा जाता, काटता है तो एकदम बड़ी तरफ तरफ के मारता है, ठीक है। ये विषाणु के कारण होता है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी याद रख लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, स्वयं असंक्रमण बीमारी कौन है? स्वयं असंक्रमण बीमारी जो है हाथी पाँव नहीं है, ये इसको पढ़ा जाता है। एक और नाम इसको कहा जाता है एस्केरिसिस, ऐसे कहा जाता है। थैलेसीमिया नहीं, हार्पिस नहीं। देखो यहाँ पर ध्यान दो, स्वयं असंक्रमण जो होता है पहले जो बीमारी है वो आपका मिया मिया थेनियोग्राफिस है। देखो इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो होता है प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है, क्योंकि प्रतिरक्षा तंत्र में जो मांसपेशियां वगैरह जो होता है ना, जो नहीं होता है कि आगे संदेश सिस्टम भेजता है, उसको प्रभावित करता है, ठीक है। इसीलिए ये आपका स्वयं असंक्रामक बीमारी, यानी कि स्वयं असंक्रामक बीमारी हो जाता है ये। सुनहरा धान में कौन सा ट्रांसजीन पाया जाता है? सुनहरा धान में विटामिन ए पाया जाता है, सबको पता होगा, बच्चा बच्चा को पता होगा। लेकिन इसमें दोस्तों जो जीन पाया जाता है वो आपका पाया जाता है फाइटो फाइटोइन सिंथेटेज, सिंथेटेज 2-3 बार बोलिएगा तो याद रहेगा, नहीं तो याद नहीं रहने वाला चाहिए, बायोलॉजी है, ठीक है। फाइटोइन क्या है, क्या चाहिए बोलना है? फाइटोइन सिंथेटेज, क्या बोलना है? फाइटोइन सिंथेटेज, ठीक है, सिंथेटेज बोलिएगा ना 2-3 बार तभी याद आएगा, बायोलॉजी है, ठीक है। कठिन कठिन शब्द मिलता है क्योंकि बायोलॉजी ना है। तो फाइटोइन सिंथेटेज जो है प्यार बच्चों सुनहरे धान में पाए जाने वाला ट्रांसजीन है। क्या ट्रांसजेंट? ट्रांसजेंट का मतलब नहीं समझते हो? जीएमओ पढ़े हो? जीएमओ क्या चीज होता है? फुल फॉर्म बताओ तो जीएमओ का। जीएमओ का फुल फॉर्म जेनेटिकली मोडिफाइड ऑर्गेनिज्म, पता है कि ना? पता क्या रहेगा, 9वां चैप्टर तो पढ़ता है, ये नहीं है ठीक से पढ़ भी नहीं करते हैं तब। बेटे टॉक्सिन का क्या होता है? बेटे टॉक्सिन जो है प्यारे बच्चों क्या होता है? अंतःकोशिकीय क्रिस्टलीन प्रोटीन होता है। बेटे टॉक्सिन क्या होता है? तो आपको याद रखना है, अंतःकोशिकीय क्रिस्टलीन होता है। कौन? बेटे टॉक्सिन, याद रखेगा, अंतःकोशिकीय क्रिस्टलीन होता है बेटे टॉक्सिन। क्या होता है? अंतःकोशिकीय क्रिस्टलीन, ये आप लोग को थोड़ा याद रखना पड़ेगा, मेहनत कीजिएगा तो याद रहेगा। कौन में से मछली के पता है? कतला ये भारतीय है, रोहू मांगुर कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। इसमें तो कोई नहीं है जो विदेशी प्रजाति मछली के, सब भारत में मिलेगा, कतला ही मिलेगा, रोहू मिलेगा, मांगुर ही मिलेगा, ठीक है। ये सब मछली के प्रजाति है, याद रखो, वो पूछेगा एग्जाम में कि नहीं, लेकिन कौन मछली की प्रजाति है, तो आपको ध्यान में रखने के लिए होगा ना कि रोहू कतला मांगुर ये सब मछली का है। बाल स्थानीय संरक्षण का उदाहरण प्यारे बच्चों वनस्पतिक उद्यान है, प्राणी उद्यान, ये दोनों आपका प्यारे बच्चों किसका है? बाल स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। बाल संरक्षण क्या है? स्वस्थानीय संरक्षण क्या है? अगर जो क्वेश्चन पूछोगे नहीं पता, इसका मतलब आप लोग एग्जाम में बढ़े नहीं करेंगे। चलिए क्वेश्चन बताइए, स्वास्थ्य संरक्षण क्या है? नहीं पता है? 5 क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें से आपको 3 को पता है तो आप बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। स्वास्थ्य संरक्षण नहीं पता है, चलो पवित्र उपवन पता है, अगर पता है तो अच्छी बात है। चलो जैव विविधता क्या है? पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो समझ लीजिए, ठीक है। और चलो 2-3 को और क्वेश्चन बता देता हूँ। जैव आवर्धन क्या है? पता है तो अच्छी बात है। लास्ट क्वेश्चन एक और, चलिए याद है ना आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है, चलिए फिर भी हम देते हैं 1-2 क्वेश्चन। बता दो तुम लोग धान के कोई 3 किस्म का नाम, अगर पता है तो समझिए तैयारी है, 3 को क्वेश्चन का जवाब दे देना, बहुत अच्छा तैयारी है। बहुत अच्छा नहीं कह सकते, अच्छा तैयारी है, बहुत अच्छा 5 में 5 को बोला जाता है। देखो प्रकृति में सबसे देख स्पेसीज आपको पता है कीट है, अरे सबसे ज्यादा आपको क्या दिखता है? देखिए कीट हमको यहाँ पे मिल गया, ठीक है, हर जगह कीट आपको मिल जाएगा, लाइटर हर जगह कीट है, ठीक है। सबसे ज्यादा स्पेसीज दुनिया में है तो वो आपका कीटों का है, तो ऑप्शन नंबर बी।
संकटग्रस्त स्पीसीज के लिए बाह्य संरचना का उदाहरण निम्नलिखित में कौन है? तो संकटग्रस्त स्पीसीज के लिए बाह्य संरचना जो है प्यारे बच्चों हिमकार्य परिरक्षण कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हिमकार्य वाला होता है प्यारे बच्चों, स्वस्तन बाह्यस्तन। अगला देखो जैव प्रौद्योगिकी के उत्पाद है, ठीक है, इसका बताओ कि जैव प्रौद्योगिकी का उत्पाद के फाइबर से बने, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए क्या? 34 का क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों बता दीजिए। तो पूरा यह प्रौद्योगिकी उत्पाद है, इसमें से सभी होना चाहिए कि फ्लावर सेवर होना चाहिए। ये सब क्या चीज है? तो आप लोग डीप में पढ़ना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा, क्योंकि बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ये सब है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग प्यारे बच्चों जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आपका क्या चीज हो जाएगा? ह्यूमिलिन भी हो जाएगा, फ्लोवर साइबर भी हो जाएगा, जीएम फसल भी हो जाएगा। ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक अनुवांशिक अभियांत्रिकी कौन है? ठीक है, तो आप लोग बता दीजिए। एक्रोबैक्टीरियम प्यूबिफिशियंस, ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि अनुवांशिक अभियांत्रिकी है। और ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों होमवर्क का क्वेश्चन आज का है कि हाथे के लिए संरक्षित क्षेत्र निम्नलिखित में कौन माना जाता है। ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, तो हम आपसे उम्मीद नहीं करेंगे, पूरा भरोसा करेंगे कि आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। प्यारे बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप में जो विद्यार्थी नहीं जुड़ा है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके जुड़ जाएगा। फिर बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, वंदे मातरम।